हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के एक बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। मेरा नाम है संदीप कुमार सिंह और आप देखना चालू कर चुके हैं डिटॉक्स विद संदीप। दोस्तों, बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब नीतीश कुमार जी ने बिहार की विधानसभा के अंदर एक बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना और बड़ा ही सनसनीखेज एक बयान दे दिया है। हालांकि नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट था सेक्स एजुकेशन के इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करना, बट जो कहने का जो तरीका था वो इस प्रकार का था कि जिसे सुनकर काफी लोग उससे आहत हो गए, कई लोग इससे नाराज हैं। एक बार आप उस स्टेटमेंट को सुन लीजिए। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है। तो जैसा कि आपने इस स्टेटमेंट को सुना और इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद जाहिर है कि कोई भी सभ्य पुरुष जो है या कोई भी महिला जो है, एक सभ्य समाज इस प्रकार के स्टेटमेंट को स्वीकार नहीं करेगा। वो भी विधानसभा के अंदर बैठकर इस प्रकार के स्टेटमेंट को दिया जा रहा है, जहां पर राज्य की सारी गतिविधियों के बारे में नीतियां बनती हैं, वहां पर राज्य के भविष्य का निर्माण होता है और वहां पे इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जाहिर है कि जनता और जो अपोजिशन लीडर्स हैं, बाकी जो नेतागण हैं, वो इससे नाराज होंगे। हालांकि नीतीश कुमार जी ने अपने इस बयान के लिए माफी मांगी है और बोला है कि उन्होंने अपने इस बयान से अगर लोग आहत होते हैं तो उस बयान को वापस लेते हैं। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं। बट जो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं और भी जो दूसरी पार्टी के जो नेता हैं, देश विदेश की जितनी महिला आयोग का जो नीतियां हैं, महिलाएं हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं, सेलिब्रिटी हैं, कई लोग नीतीश कुमार जी के इस स्टेटमेंट की निंदा कर रहे हैं और उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप और इस्तीफे की मांग चल रही है। खैर, हमारा आज की वीडियो में नीतीश कुमार या इस प्रकार के स्टेटमेंट के मुद्दे को डिस्कस करना नहीं, बल्कि हम इसको बेसिस बनाकर एक इंपॉर्टेंट मुद्दे, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन तक पहुंचना चाहते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आप लोगों से यह है दोस्तों कि क्या ये पहला मौका है जब किसी बड़े राजनीतिक ओहदे वाले किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का महिलाओं के प्रति एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है? आइए इसके ऊपर एक नजर डालें। अभी कुछ महीने पहले मणिपुर के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से दो महिलाओं के साथ बड़ा ही निर्दयता पूर्वक व्यवहार हुआ था, उनके निर्वस्त्र कर कर उनका गैंगरेप हुआ और इसके बाद से पूरे देश में माहौल खराब हो गया। इस मामले के ऊपर भी जो विपक्ष पार्टियां थी, मतलब जो इंडिया अलायंसेस की जितनी पार्टी थी, वो बीजेपी सरकार को निशाना बना रही थी और वो बार बार कह रही थी कि बीजेपी के जितने मंत्री हैं, जितने नेता हैं, वो इस मुद्दे पर खुल के बात नहीं कर रहे, इस मुद्दे को दबा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे। हालांकि देखा जाए तो कुछ हद तक बात सही भी थी, क्योंकि मोदी जी ने 75 दिन के बाद इस मणिपुर के मुद्दे के ऊपर अपनी चुप्पी को तोड़ा, जब मुद्दा काफी हद तक बढ़ गया था। अपोजिशन का ये भी बात थी कि मोदी जी ने मणिपुर का दौरा नहीं किया। जितने भी बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो आज नीतीश कुमार को उनके स्टेटमेंट को लेकर गालियां दे रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस समय इनमें से कई सारे लीडर्स चुप्पी साध कर बैठे हुए थे। ऐसा इंडिया अलायंसेस का भी नेता का भी ऐसा आरोप है। अगर हम डिस्कस करने का ये प्रयास कर रहे हैं कि क्या पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, क्या वो महिलाओं के प्रति उनका क्या रवैया है? अभी हमने देखा कि नीतीश कुमार जी के बयान के बाद से देश के लीडर्स इस बात को लेकर बार बार चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी बड़े लीडर को महिलाओं के प्रति ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए जिससे महिलाओं की इज्जत की क्षति होती हो। हम इसी मुद्दे को डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं अलग अलग एंगल से। मणिपुर का केस हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं दोस्तों, कुछ महीनों पहले बृजभूषण शरण सिंह, बीजेपी के अगेन एक बहुत बड़े नेता हैं, मंत्री भी हैं, इनके ऊपर कई महिला पहलवानों ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये महिला पहलवानों का यौन शोषण करते हैं, जिसको लेकर दिल्ली के अंदर जो है जंतर मंतर पर कई दिनों तक धरना प्रदर्शन भी चलता रहा। इसमें कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर कूदी थी, इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का काफी दौर चलता रहा और बाद में कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि बृजभूषण शरण सिंह की कोई गलती नहीं, इनको बरी किया गया। पर इस मुद्दे के ऊपर भी जो इंडिया अलायंसेस की जो पार्टी है, नीतीश कुमार जी भी खुद बीजेपी को गालियां दे रही थी कि भाई बीजेपी के लीडर्स जो है महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, उनके मिनिस्टर ही इस प्रकार की महिलाओं के साथ शोषण कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें जो बीजेपी के करंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कई सारे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ हैं और गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन हैं, दिल्ली से मनोज तिवारी जो सांसद हैं, अगर हम इनके गानों की बात करें, इनके बड़े अश्लील गाने लोग गाते हैं। इनके गानों के बोल हैं तोहार लहंगा उठा दे रिमोट से, गोरी आवा हमरे साथ, इस प्रकार के कई गाने हैं दिनेश लाल निरहुआ
और ये लोग आज जो है एमपी बने हुए हैं और ये लोग नीतीश कुमार को गालियां दे रहे हैं कि ये इनसे बयान सहमत नहीं है, नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। बट खुद इनके गानों को अगर हम बोल देखें तो किस प्रकार की पिक्चरें करते हैं, तो दोनों बातें मेल खाती हुई नजर नहीं आती। अभी हम बीजेपी को एनालाइज कर रहे हैं बिकॉज बीजेपी नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा गालियां दे रही है। वन बाय वन हम कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज को आज के इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं। इस वीडियो का कोई टॉपिक किसी पॉलिटिकल एजेंडा के तहत नहीं, बल्कि हम डिटॉक्स के एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ महीने पहले एक ऐसी भी न्यूज वायरल हुई थी कि त्रिपुरा के अंदर बीजेपी का एक एमएलए है, वो त्रिपुरा की असेंबली के अंदर पोर्नोग्राफी देखते हुए पाया गया। आप जरा सोच के देखिए, असेंबली के अंदर एमएलए जो है पोर्नोग्राफिक वीडियोस को देख रहे हैं। तो ये तो रही बीजेपी की बात। दोस्तों बीजेपी की बात हमने सबसे पहले क्यों की? क्योंकि बीजेपी देश में सत्ता में है और इस समय देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। तो हमने ये एनालिसिस किया कि बीजेपी दूध की धुली पार्टी नहीं है। ऐसा नहीं कि बीजेपी के सारे लीडर्स जो है महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। अभी एक और बड़े बीजेपी के नामचीन नेता हैं कीर्ति सोमैया, जो कि महाराष्ट्र के बीजेपी के बहुत बड़े फेस हैं। उनका भी कई बार नाम वायरल हुआ, उनके कई आपत्तिजनक वीडियोज उनके लीक हुए जहां वो मसाज कराते हुए पाए जा रहे हैं, कुछ और करते हुए पाए जा रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे के ऊपर अभी तक चर्चा पूरा कंक्लूजन नहीं पहुंचा कि वीडियो क्या था, कैसा था। बट ये कीर्ति सोमैया का भी नाम इस प्रकार के आपत्तिजनक वीडियो में वायरल हुआ था। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की, बात करते हैं बिकॉज आफ्टर बीजेपी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है। हम ये एनालाइज करना चाहते हैं नीतीश कुमार के स्टेटमेंट की वजह से देश में सुर्खियां बन रही हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। हम ये डिस्कस करना चाहते हैं बार बार कि क्या यह पहला मौका है जब किसी बड़े राजनीतिक नेता या बड़े राजनीतिक दल ने महिलाओं के प्रति ऐसा रुख, ऐसा बयान जारी किया है, या ऐसा चलता आ रहा है, ऐसा इतिहास रहा है। कांग्रेस की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान के एक बड़े मिनिस्टर हैं जिनका नाम है शांति धारीवाल। इन्होंने राजस्थान की असेंबली में स्टेटमेंट दिया कि राजस्थान रेप में नंबर 1 है पूरी कंट्री में, क्योंकि राजस्थान के जो मर्द हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है। और रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है, कहीं ना कहीं गलती है। वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, अब उसका क्या करें। ये है कांग्रेस के एक बड़े ही कद्दावर नेता हैं दिग्विजय सिंह, जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर। इनका स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था 2013 में। एक महिला को देखकर उन्होंने कहा था कि बड़ा ही टंच माल है, ये 100 टन माल है। अगर हम एक कांग्रेस के एक बड़े ही कद्दावर नेता रह चुके हैं, 6 बार के विधायक रह चुके हैं, उनका नाम है के.आर. रमेश, फॉर्मर स्पीकर रह चुके हैं ऑफ द हाउस इन कर्नाटक असेंबली, और उनका स्टेटमेंट था व्हेन रेप इज इनएविटेबल लाई डाउन एंड एंजॉय इट। ये भी कर्नाटका असेंबली का स्टेटमेंट है और असेंबली के अंदर स्टेटमेंट लगने के बाद वहां पर ठहाके लग रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि पहली बार नहीं है कि पटना असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने ऐसे बोल दिए हैं। कर्नाटक असेंबली हो, चाहे राजस्थान असेंबली हो, चाहे त्रिपुरा असेंबली हो, समय समय पर नेताओं के जबान फिसल जाते हैं और महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां निकली जाती। अब हम लोकल पार्टीज की बात करते हैं दोस्तों। मुलायम सिंह जी, जो कि अब स्वर्गीय हैं, अब वो स्वर्ग में गए हैं कि कहां गए तो पता नहीं, बट अभी वो इस समय नहीं है यहाँ पे। उनका एक बार का स्टेटमेंट था जब निर्भया का रेप केस हुआ था, तो उनका स्टेटमेंट था कि भाई लड़के हैं, लड़कों से तो गलतियां हो जाती हैं, इस मामले को तूल तड़ाक नहीं देना चाहिए। इसके बाद काफी विवाद हुआ था। समाजवादी पार्टी के एक और बड़े ही कद्दावर नेता है, उनका नाम है आजम खान, जो कि अभी रामपुर से सांसद भी हैं। और अखिलेश यादव जब सरकार में थे, समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी, तो उस समय काफी इंपॉर्टेंट मंत्री भी थे उस समय। उनका स्टेटमेंट था जया प्रदा को लेकर, ओपन स्पीच है रामपुर के समय। उन्होंने बोला था कि जया प्रदा जी का जो अंडरवियर है वो खाकी कलर का है, और जया प्रदा के ऊपर इस प्रकार का उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया, जिसको लेकर उन्होंने कभी माफी भी नहीं मांगी। दूसरी बात है दोस्तों कि 2 जून 1995 की अगर हम बात करें, अगर और पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं, 1995 में लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हुआ था। सरकारी गेस्ट हाउस के अंदर उस समय की जो बीएसपी सुप्रीमो जो मायावती जी हैं, उनको आपत्तिजनक रूप से उनको शोषण किया गया और उनको शारीरिक मानसिक रूप से उनको शोषण किया, उनको गंदी गंदी गालियां दी गई उस समय के समाजवादी पार्टी के जो लीडर्स थे उनके द्वारा। आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, महिलाओं को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। बट 1995 तक के अगर हम इतिहास की बात करें तो आप सोचिए, एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं हमारी मायावती जी, उनके साथ गेस्ट हाउस के अंदर, सरकारी प्रशासन के अंदर, पुलिस की मौजूदगी के अंदर उनके साथ छेड़खानी की जाती है, उनको जान से मारने का प्रयास किया जाता है, उनको उनकी कास्ट का नाम पर उनको गालियां दी जाती हैं, और ये सब
असेंबली के अंदर हो रहा है 1995 में। अगर हम और पहले जाते हैं दोस्त, जो लेट तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं जयललिता जी, जो कि AIADMK की चीफ भी हैं, 1989 में तमिलनाडु असेंबली के अंदर डीएमके के एक एमएलए के द्वारा इनकी साड़ी को खींचा जाता है। 1989 की बात बता रहा हूं, ये सब ऑन रिकॉर्ड है दोस्तों। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि चाहे बीजेपी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे AIADMK हो, चाहे डीएमके हो, चाहे AIMIM हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम ये देख रहे हैं कि सबका इतिहास रहा है कि महिलाओं को लेकर उनके नेताओं ने आपत्तिजनक बयान दिए हैं, आपत्तिजनक घटनाएं की हैं। असेंबली के अंदर बैठ के लोगों ने पोर्नोग्राफी देखी और महिलाओं के साथ शोषण और उनके साथ निर्वस्त्र करने का भी प्रयास किया गया है। ये हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम की स्थिति बता रहा हूं आपको, जहां पर बैठकर देश की 140 करोड़ जनता का भाग्य का निर्माण किया जाता है। एक स्टडी की बात करूं बाय द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR, और इन्होंने एक स्टडी परफॉर्म किया और उन्होंने अपनी स्टडी में कंक्लूड किया कि जो भारतीय जनता पार्टी है, they have the most number of MP and MLAs with the cases of crime against women. This is a report of ADR. The party has also giving more tickets to those candidates as compared to others. Mayawati, Bahujan Samaj Party, Mamata Banerjee, All India Trinamool Congress also give tickets to the candidate with such criminal cases pending against. तो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, BSP, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले रखने वाले व्यक्तियों को खुलेआम टिकट देती है, चाहे एमएलए का टिकट हो, चाहे सांसदी का टिकट हो। ADR ने जो अपना रिपोर्ट किया था, उन्होंने करीब 4845 रिपोर्ट को एनालाइज किया। आउट ऑफ 4896 इलेक्शन एफिडेविट्स ऑफ द करंट MPs and MLAs to arrive at these starting figures. These includes 768 of 776 affidavits of MPs and 4077 out of 4120 MLAs from all states of India. स्टडी में पाया गया दोस्तों कि करीब 1580, which is the 33% of MP MLAs, have declared criminal cases in their political affidavit. 48 have declared cases related to the crime against women. Among various recognized party, BJP has the highest number of such MPs and MLAs, which number is 12, followed by Shiv Sena, which is 7, and AITC means ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस विच इज 6। तो ये तो दोस्तों देश की भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों का हाल है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये मेरे बायसेस नहीं है, दिस इज द रिपोर्ट ऑफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उनके स्टडी को मैं कोट कर रहा हूं। एक और आर्टिकल दोस्तों पब्लिश हुआ था जिसमें पता चला था कि करीब 50% ऑफ MP जो भारत में है, इन लोकसभा में जो बैठते हैं, दे हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड। MP जो है दोस्तों वो लोकसभा में बैठते हैं, जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, प्रधानमंत्री का पूरी कैबिनेट बैठती है, और उसमें से 50% जो लोग हैं वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं। और उसमें ऐसा नहीं कि किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के नेता, आधा लोकसभा ही क्रिमिनल है, ऐसा रिपोर्ट बता रहा है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर आपके ऊपर या मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज है, तो मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, पासपोर्ट नहीं ले सकता, वीजा नहीं ले सकता, तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस है। तो अगर हमारे ऊपर इतनी बंदिशें हैं, तो इन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनके ऊपर क्यों नहीं बंदिशें हैं? ये क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद वाई दे आर एबल टू फाइट इलेक्शन? ये क्यों MPs और MLA और MLC बनने के लायक हैं? क्यों, कैसे चुनाव जीत जाते हैं, कैसे मिनिस्टर बन जाते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद? दूसरा एक बात है दोस्तों कि अभी जो करंट हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसके ऊपर हमें काफी गर्व है, गर्व होना भी चाहिए भाई। भारत विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अगर हम देखें दोस्तों तो किसी को लीडर बनने का क्या प्रक्रिया है कि किस लीडर के पास कितने ज्यादा वोट है। जिसके पास जितना ज्यादा वोट है, जिसके पास जितना ज्यादा वोट रहेगा, वो चुनाव जीत जाएगा, उसको उतना बड़ा पोस्ट मिल जाएगा। और आप वोट लेने के लिए कोई भी तरीका अपना अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को रिश्वत दे सकते हैं, आप शराब बांट सकते हैं, आप दंगे करा सकते हैं, आप हेट स्पीचेस दे सकते हैं। इन प्रकार आपको सबसे ज्यादा नंबर लेके आने, सबसे ज्यादा वोट लेके आना, तब आप लीडर बन जाते हैं। पॉइंट ये है दोस्तों कि इसमें कोई एक फिल्टर नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है जहां पर लीडर के कॉन्शियसनेस, उसके कैरेक्टर को, उसके एटीट्यूड को चेक किया जा सकता है। आपके पास नंबर है, भले ही आपका कॉन्शियसनेस कितना भी डिग्रेडेड हो, आपका कैरेक्टर कितना भी थर्ड क्वालिटी का हो, बस आपके पास नंबर है, आपके पास फॉलोअर्स हैं, तो आप सर देश की जनता को चलाने के लिए लायक हो चुके हैं, आप मिनिस्टर बनने को लायक हो, भले ही आपका कैरेक्टर बिल्कुल जीरो हो। तो अभी तो हमारा करंट डेमोक्रेटिक सिस्टम कुछ इस प्रकार का है, विच आई थिंक देयर इज अ नीड टू रिफॉर्म। There is a need for checking character and consciousness of the leader also, because leader सिर्फ वोट से नहीं बनता है, it's about the character and the consciousness of the leader, which is very important aspect, which is currently missing in our system. श्रीमद् भागवतम की अगर हम बात करें, श्रीमद् भागवतम
7.5.31. This is a very important verse which is speaking in the current context. श्रीमद् भागवतम कहता है, person who are strongly entrapped by the consciousness of enjoying material life and who have therefore accepted as their leader or guru a similar blind man attached to the external sense object cannot understand that the goal of life is to return home back to Godhead and engage in the service of Lord Vishnu. As a blind man guided by another blind man miss the right path and fall into the ditch. Materially attached man led by another materially attached man are bound by the ropes of fruitive labors which are made of very strong cords, and they continued again and again in the materialistic life suffering the threefold misery. कहने का मतलब है दोस्तों कि मैं अगर अंधा आदमी हूं, अगर मैं दूसरे लोगों को रास्ता दिखा रहा हूं, इसका मतलब मैं तो रास्ते में कुएं में गिरूंगा, एक गड्ढे में गिरूंगा, और मैं जिनको लेकर लीड कर रहा हूं उनको भी मैं कुएं के अंदर, गड्ढे के अंदर गिराऊंगा। अगर मैं करप्ट आदमी हूं, मैं लस्टी हूं, मैं ग्रीडी हूं, मैं अपने आप को शरीर मान के मेरी जिंदगी का फिलॉसफी खाओ पियो मौज करो, और मैं लीडर बन चुका हूं, मैं मिनिस्टर बन चुका हूं, और मैं देश की पॉलिसीज बना रहा हूं, तो करंट सिस्टम यही है दोस्तों कि ब्लाइंड मैन is leading another blind man. There is no filter of consciousness, there is no filter of character, and this is how we are living in current political system. That's why we are seeing कि 50% से ज्यादा जो है लोकसभा के लोग करप्ट हैं, फिर भी वो सरकारें चला रहे हैं और देश की व्यवस्था को मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों जो इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर इन द वर्ल्ड। 22 अगस्त 1975 को उनका एक मीटिंग होता है इंदिरा गांधी जी के साथ, और उनको 10 सजेशंस लेके उनके पास जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंदिरा गांधी जी के साथ उनकी मुलाकात हो नहीं पाती है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी उस समय कुछ अफवाहों से ग्रसित रहती। उनको लगता है कि उनको किसी ने डेथ थ्रेट दे दिया होता है, इस वजह से वो काफी टेंशन में होते हैं, जिसके बाद उनकी मीटिंग नहीं हो पाती। प्रभुपाद जी उनको रिपोर्ट, उनको 10 पॉइंट्स नहीं दे पाते। खैर उन 10 पॉइंट्स को एज ए सजेशन, एज ए सोल्यूशन of this current system I would like to present. Point number first, प्रभुपाद जी ने उसमें लिखा था grant immigration to 500 foreigners, क्योंकि उस समय जो बाहर के जो डिवोटीज थे उनको प्रभुपाद चाहते थे कि इंदिरा गांधी जी उनको इमिग्रेशन दें, उनको वीजा दें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ऑल द एमपी शुड बी इनिशिएटेड ब्राह्मणास। जो एमपीज हो, जो देश को सरकार चला रहे हैं, दे शुड नॉट बी क्रिमिनल, दे शुड नॉट बी रेपिस्ट, दे शुड बी इनिशिएटेड ब्राह्मणा। ब्राह्मणा से मतलब ये नहीं कि वो मिश्रा और ये सब लगा के चला है कि हम चतुर्वेदी हैं। ब्राह्मणा से मतलब है कि उनका जो क्वालिफिकेशन, उनका जो करेक्टर हो, बाय देयर एक्शन, बाय देयर कर्मा, दे शुड बी ब्राह्मणा, दे शुड बी ट्रेन्ड इन द ब्राह्मणिकल वर्क। प्रभुपाद जी ने कहा था संजय, जो इंदिरा गांधी के बेटे थे, संजय द किंग एंड इंदिरा द क्वीन मदर। प्रभुपाद का ऐसा सजेशन था। फोर्थ पॉइंट, क्लोज स्लॉटर हाउसेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ, चैंटिंग। प्रभुपाद जी का ऐसा सजेशन था कि जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग हैं, उनके लिए चैंटिंग करना कंपलसरी होना चाहिए। जैसे कि इलेक्शंस में कई सारे क्राइटेरिया होती है कि इतना एज होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, उसी प्रकार से चैंटिंग का भी कुछ कंपल्सन होना चाहिए कि लीडर को कम से कम 4 माला डेली करना चाहिए, ताकि वो अपने कॉन्शियसनेस को एलिवेट रख सके, अपलिफ्ट रख सके। इन्हीं के कॉन्शियसनेस डिग्रेडेड है और उसी तरीके से लीडर बना हुआ है। 6 पॉइंट है प्रभुपाद जी का, मीट ईटर्स एट होम एंड नो पब्लिक मीट ईटिंग। मीट ईटिंग बिकॉज जहां वी नो दैट due to meat eating there is a lack of mercy, so meat eating को publicly display नहीं करना चाहिए। prostitution should be punishable. This is the 7th point. No religious group except followers of Bhagavad Gita, as the majority of the India was Hindu country, so Prabhupada wanted that Bhagavad Gita should be the national book and the Bhagavad Gita should be the only religious group in the India. This is the Prabhupada point. All government officers must join kirtan at least twice a day. जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, दिन में तो सुबह शाम ऐसा 2 बार कीर्तन होता है। जैसे स्कूल में हम जाते हैं, सरस्वती वंदना होती, राष्ट्रगान होता है, कीर्तन का भी शेड्यूल होना चाहिए, ताकि लोगों का कॉन्शियसनेस, लोगों की मेंटालिटी प्यूरिफाई होती रहे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, दैट शुड बी मैंडेटरी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। एंड 10th पॉइंट इज दैट सपोर्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पॉइंट है दोस्तों कि अगर इसमें से हम 4 पॉइंट सजेशन को भी देखें कि जो लीडर्स के ऊपर उनके करेक्टर को, उनकी कॉन्शियसनेस को फिल्टर करने के लिए, उनको प्यूरिफाई करने के लिए जो प्रभुपाद जी ने पॉइंट्स बताए थे, अगर आज के सिस्टम में अगर हम, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज वी आर सीइंग दैट द पॉलिटिकल पावर्स, पॉलिटिकल लीडर्स हु आर सिटिंग इन द टॉप मोस्ट पोजीशन, अगर वहीं गड़बड़ी है तो नीचे के सिस्टम कैसे रिफॉर्म होंगे। याद रखिएगा दोस्तों की कोई भी रिफॉर्म या कोई भी चेंज, इट इज कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट्स नॉट फ्रॉम बॉटम टू टॉप।
अगर टॉप के लोग ही करप्ट हैं तो कभी बॉटम लेयर ऑफ द सोसाइटी कभी रिफॉर्म नहीं हो पाएगी, कभी चेंज नहीं हो पाएगी। दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ पॉलिटिकल डिटॉक्स इन अवर सोसाइटी। ये हमारा कंक्लूजन था, बिकॉज इन भगवत गीता कृष्णा से इन 3.21 यद यद आचरति श्रेष्ठा, जैसे जैसे लीडर करते हैं वैसे वैसे फॉलोवर करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों लीडर्स का, उनका कॉन्शियसनेस, उनका कैरेक्टर अपलिफ्ट होना बहुत जरूरी है। अगर लीडर्स थर्ड क्वालिटी के रहेंगे तो फॉलोअर्स भी थर्ड क्वालिटी के ही रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आपको एक पॉलिटिकल नैरेटिव के बारे में पता चला होगा और आपको इंपॉर्टेंट मैसेज समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें सभी लोगों के साथ। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो जरूर आप हमें अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी जरूर दें। मिलते हैं आपसे अगले एक और बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।